तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे यार, घर पे तो बढ़िया ही होंगे, है कि नहीं? ना मास्टरों की टेंशन, ना शुक्ला सर की टेंशन, है ना? तो लेकिन सोच रहे होगे ना, शुक्ला सर ने यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा। सो सैड। तो काम करते हैं, कहाँ थे हम लोग? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जानते हो क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है कि नहीं? जैसे च्युइंगम खाते हो ना, च्युइंगम को चबाओ कम से कम 1 घंटे, है कि नहीं? फिर उस च्युइंगम को मतलब जब 1 घंटे आप खा लो, फिर उसको बाहर निकालो और उसको हाथ से ऐसे करो, ठीक है? फिर छोड़ दो तो वो इंक्रीज हुआ, और उसको छोड़ दो तो क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। यही होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है कि नहीं? बढ़िया एग्जांपल था ना, च्युइंगम 1 घंटे खाओ, उसको बाहर निकालो, उसको ऐसे हाथ से घसीटो तो इंक्रीजिंग हो गया। अपने आप छोड़ दो, धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है, क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग हो जाता है कि नहीं? तो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है ना? तो अभी मैंने फिलहाल आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी एग्जांपल नहीं बताया है, मैं तो सिर्फ आपसे अभी इंटरवल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरवल की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरवल का, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? तो क्वेश्चन हमारे पास है x² - 2x + 24, x² - 2x + 24, x² - 3x + 4, x² - 3x + 4, और यहाँ पर है लेस और इक्वल टू 4, लेस और इक्वल टू 4। अब आप सोच रहे होगे सर कि अभी तक आपने शायद 2 या 3 क्वेश्चन बताए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस में आपने राइट हैंड साइड 0 रखा है, बट यहाँ पर आपने 0 नहीं रखा है। अच्छा, तो जब मैंने यहाँ पर 0 नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम 0 बनाएंगे। अच्छा, ये सब बातें आप 8th क्लास में करते थे जब आप लीनियर इक्वेशन और 1 वेरिएबल पढ़ते थे। उनमें क्या होता था, जैसे राइट हैंड साइड में जैसे ये 4 आया तो आप क्या करते थे? 4 को इधर भेजते थे? नहीं, आप दोनों तरफ 4 माइनस कर देते थे। क्या कर देते थे? दोनों तरफ 4 माइनस कर देते थे। रियलिटी बताओ, इनइक्वालिटीज में ऐसा ही होता है, इनइक्वालिटीज में ऐसा ही होता है। इसको इधर नहीं भेजा जाता, इसको इधर नहीं भेजा जाता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि इधर भेजा गया। तो काम कर लेते हैं, दोनों तरफ -4 कर देते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो x² - 2x प्लस का 24 -4, x² - 3x प्लस का 4, और अपॉन में है x² - 3x प्लस का 4, और लेस और इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है किसी को? अरे यार एक स्टेप ज़्यादा कर दी मैंने, उसको इधर भेज करके एलसीएम ले लिया, बाकी कुछ नहीं, है कि नहीं? यार लाइट पता नहीं क्या रहा है, काला काला दिख रहा हूँ, टी शर्ट का रंग उड़ रहा लग रहा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे x² माइनस का 2x प्लस का 24 माइनस का 4x² प्लस का 12x और माइनस का 60 मल्टीप्लाई माइनस का 4x² प्लस का 12x और ये माइनस का 16, और अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आ जाएगा x² - 3। क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि जूनियर केजी वालों के साथ खेल रहा हूँ। x² - 4x² - 3x², लेकिन मैं इसमें जानबूझ के खेल रहा हूँ क्योंकि इसमें खेलने वाला कुछ है। इस क्वेश्चन में खेलने के लिए कुछ आपके पास है। अगर आपने वीडियो को शुरुआत से देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि क्या खेलने लायक इसमें है कि नहीं? तो मुझे पता है कौन समझ गया होगा क्या खेलने लायक इसमें है। तो जो समझ गया है अभी तक सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताया जो समझ गया था। तो -2x + 10 कितना आ जाएगा? प्लस का 10x आ जाएगा, प्लस 24 - 6 प्लस का 8 आ जाएगा। ओके, और अपॉन में कितना है? x² - 3x प्लस का 4, लेस और इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस आ गया है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x² माइनस का 10x माइनस का 8, इधर x² माइनस का 3x प्लस का 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। पता है ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो वगैरह, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। गॉट इट? गुड। तो अब हमारे पास ये आया 3x² - 10x - 8। इसके फैक्टर कर लोगे कोने होने में, 3x² माइनस का 10x, 8 3 24, 24 के ऐसे फैक्टर करोगे 10 आ जाए, 12 और 2 माइनस का 2x माइनस का 12x, है कि नहीं? तो 12, अच्छा 12 प्लस कर दो, इसको क्या कर दो? प्लस कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कितना है? माइनस का 8, और अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में है x² माइनस का 3x प्लस का 4। अब जो कमाल की बात ये, इस क्वेश्चन को लेकर जो कमाल की बात है, कमाल की बात नहीं है यार, कमाल तो एक आदमी का नाम है, बात इस क्वेश्चन की है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में जो टेक्निकल बात है वो ये है कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन है
इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो जब इसके फैक्टर नहीं होंगे गुरुजी तो फिर प्रॉब्लम, जब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो गई ना। जब फैक्टर नहीं होंगे तो फैक्टर क्यों नहीं होंगे, क्यों इसलिए नहीं होंगे कि इसका जो डी है वो नेगेटिव है। वो क्या है, नेगेटिव है। इस इक्वेशन का जो डी है वो नेगेटिव है। चेक करो ना, -b² - 4ac होगा कि नहीं होगा, d² - 4ac, इसका जो डी है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डी कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा डी नेगेटिव है, चलो यहां तक हमने साइन कर लिया, डी नेगेटिव है। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सर जब फैक्टर नहीं होंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे, जब हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे तो हम इसका डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि किस एरिया में बाउंड करेगी, इसका एरिया क्या होगा, इंटरवल क्या होगा, किस एरिया में इंटरवल में ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, रोटेशन करेगी। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या कि किस एरिया में बाउंड करेगी। तो मैंने एक छोटा सा दिमाग लगाया, क्या लगाया, छोटा सा दिमाग लगाया। वैसे दिमाग छोटा सा ही होता है, किसी पर बड़ा दिमाग नहीं होता है, छोटा सा दिमाग होता है, कुछ लोग पास काफी छोटा दिमाग होता है कि नहीं। तो मैंने एक छोटा सा दिमाग लगाया, क्या कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना है, नेगेटिव है। इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना है, नेगेटिव है। अच्छा अब जब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हम एक बार कोएफिशिएंट ऑफ x² भी देख लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² भी देख लेते हैं। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ x² देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x² वो कैसा है, पॉजिटिव। वो कैसा है, पॉजिटिव। इनफैक्ट हम ये बोलते हैं कि a है वो कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d नेगेटिव है, d कैसा है, नेगेटिव है, और a कैसा है, पॉजिटिव है, d नेगेटिव है और a कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नहीं। तो सीधी बात है कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x + 4 कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ रही है ना इतनी। तो ये बात मैंने आपको मंडे की क्लास, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मंडे की अपनी क्लास चलती है, उस क्लास में ये बात मैंने आपको सिखाई हुई है कि जब जब ये प्रॉब्लम आई तब जो डी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो हमेशा क्या रही है, पॉजिटिव रही है। क्या रही है, हमेशा पॉजिटिव रही है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास एक टेंशन ये खत्म हो गई कि जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। उसके दो रीजन है, पहला डिस्क्रिमिनेंट 0 है और a की वैल्यू कैसी है, a भी नेगेटिव है और ये कैसा, पॉजिटिव है। और ये बात मैंने आपको मंडे क्लास में बताई हुई, नहीं बताई थी अगर तो अभी तक होता तो मैं आपको बता चुका होता। खैर, तो हमारी नीचे वाली टेंशन खत्म हो गई क्योंकि ये हमेशा कैसी है, पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो फिर 100% इसको हर हाल में पॉजिटिव होना पड़ेगा। भाई देखो यहाँ पर ये 10th वाली क्लास नहीं है कि फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप फार्मूला लगा दो, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप क्या लगा दो, फार्मूला लगा दो। तो यार बात तो सही है, फार्मूला तो हम लगा सकते हैं, इसमें कोई डॉक्टर ने मना नहीं किया मेरे को, है कि ना ही फार्मूले को कोरोना हुआ है तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन जिसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव हो तो मुझे एक बात बताओ, उसके रूट्स रियल कैसे हो सकते हैं। जिसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव हो तो उसके जो रूट्स हैं वो रियल कैसे हो सकते हैं, तो रूट्स रियल नहीं हो सकते ना। तो आप कहोगे सर रूट्स रियल नहीं है तो आप इक्वेशन को पॉजिटिव कैसे कह सकते हो। तो मैंने ये नहीं बोला कि जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो जरूरी नहीं कि इमेजिनरी पोर्शन नेगेटिव की तरफ ही हो, पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ भी जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो शर्तें फॉलो कर रहा है ना कि डिस्क्रिमिनेंट 0 और उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ x² वो पॉजिटिव है, तो उसका मतलब है कि वो क्या है, पॉजिटिव इक्वेशन है। तो ध्यान रखो कि कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस सिचुएशन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर ना हो रहा हो तो आप सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें। और अगर डिस्क्रिमिनेंट में ऐसी कुछ बातें मिलती हैं तो समझ जाओ कि वहां पर हमें डायरेक्ट लगाना है पॉजिटिव या नेगेटिव। कोई दिक्कत है किसी को? ओके, तो अपने पास जो असली टेंशन है वो असली टेंशन है ऊपर वाली, है कि नहीं। तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं, 1 कॉमन, x कॉमन ले लो तो अंदर कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 2, नीचे वाले से 4 कॉमन ले लो माइनस का, अंदर कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ये तो हमेशा के लिए पॉजिटिव, ये तो हमेशा के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। आप बहुत समझदार बच्चे हो। यहाँ पे कितना आया, माइनस का 2/3 और 4, कितना आया, माइनस का 2/3 और 4। तो चलो जल्दी से
रियल लाइन बना लेते हैं, -2/3 और ये कितना है 4, ये कितना है -2/3 और ये कितना है 4। यहाँ प्लस चिपका देते हैं, माइनस चिपका देते हैं, प्लस चिपका देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं ये कैसा एरिया है, पॉजिटिव एरिया है। कैसा है, पॉजिटिव एरिया। देखो ना ग्रेटर देन 0 भाई मेरे, पॉजिटिव एरिया, नॉन नेगेटिव, नॉन सॉरी पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, कैसा है नॉन नेगेटिव। कैसा है नॉन नेगेटिव। कभी भी मैथमेटिक्स में ध्यान रखो, अगर आपके मुंह से गलत निकल जाए तुरंत जाओ और गंगा जल से नहाओ, ठीक है ना, शुद्ध रहो हमेशा। तो हुआ क्या कि ये कैसा है नॉन नेगेटिव। कैसा है नॉन नेगेटिव, मतलब ये अपने पास नेगेटिव को आने नहीं देगा। तो जब नेगेटिव को आने नहीं देगा तो सीधी बात है ये 4 के इधर क्यों आएगा और ये -2/3 को क्रॉस क्यों करेगा। तो ये इधर से इधर चला जाएगा और ये इधर से इधर चला जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? ओके, चलो इसका इंटरवल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इंटरवल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटरवल बनाना बहुत अच्छे से जानते हो कि -2/3 किधर जा रहा है, -इनफाइनाइट की तरफ। तो -इनफाइनाइट से -2/3। अच्छा, -2/3 क्या आएगा, ओपन या क्लोज? बताओ भाई बताओ, क्या आएगा? क्लोज आएगा, क्योंकि लेस ग्रेटर और इक्वल टू है, मतलब इंक्लूड है। मतलब क्या है? इंक्लूड है। तो ये क्लोज यूनियन 4 से इनफाइनाइट, 4 से इनफाइनाइट, 4 से इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इंक्लूड है, ग्रेटर और इक्वल टू, तो इसका मतलब है क्लोज ब्रैकेट। इनफाइनाइट में क्लोज ब्रैकेट होता नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए। ओके, तो ये तो बात थी किस चीज की? हमारे इंटरवल्स की। किसकी बात थी? इंटरवल्स की। अच्छा, ये इंटरवल जो होते हैं ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में काफी मतलब हेल्प करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर हेल्प करते हैं हमारी किसमें? सेट में। किसमें करते हैं? सेट में, रेंज या डोमेन में, है कि नहीं? तो फिलहाल के लिए हमें थोड़ी बहुत हेल्प जो करते हैं उसको हमें आसानी से समझना पड़ेगा। तो बढ़िया से हेडिंग डालिए, चमचमाती हुई इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मैंने आपको बताया ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बेस्ट एग्जांपल स्टार्टिंग के वीडियो में, कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है। चलिए, इफ एनी फंक्शन इज इंक्रीज या इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई को तुम ब्रैकेट में a, b भी डाल सकते हो, ठीक है ना। इफ x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 r लिख दो, i की जगह में r लिख देगा, x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2, तो देन इफ देन fx1 लेस देन fx2। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो वैल्यू आपस में एक दूसरे से क्या है, लेस देन है, दो वैल्यू आपस में एक दूसरे से क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन है, तो 100% पर मिलने वाली फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन या ग्रेटर देन होगी। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ऐसा कभी तो हमने पढ़ा था, कभी तो पढ़ा था, याद आया 1-1, याद आया 1-1 सिचुएशन में हमने ऐसी कहानी पढ़ रखी है, 1-1 सिचुएशन में हमने ऐसी कहानी पढ़ रखी है कि सर उसमें हम ये काम किया करते थे कि कोई दो पॉइंट अगर इक्वल है तो उन पे मिलने वाली वैल्यू पर फंक्शन भी कैसा हुआ करता था, सेम हुआ करता था, तो फंक्शन क्या होता था, 1-1 होता था। यहाँ पर लेस देन है, अगर x1 x2 से लेस देन है तो x1 पर फंक्शन की मिलने वाली वैल्यू x2 पर मिलने वाली फंक्शन की वैल्यू से लेस देन होती है, लेस देन होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नोट कर लीजिए। नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो आप ग्राफिकली देख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा चैप्टर हमारा हेडिंग है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कोई ये इंक्रीजिंग फंक्शन चला गया हमारे पास, ये कैसा है, कोई इंक्रीजिंग फंक्शन चला गया हमारे पास, और ये कोई इसकी बाउंड्री पॉइंट है ए और बी, यहां से बाउंड करता है, ठीक है ना। अब x1 x2 दो पॉइंट हमने मान लिए, x1 x2 दो पॉइंट मान लिए, ये x1 है और ये क्या है, x2 है, ऑब्वियसली x1 और x2। क्यों? जो x1 है वो लेस देन x2 है ना, तो
अब इस x1 पॉइंट पे ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस पॉइंट x1 पे ये क्या देने वाला है, x1 कॉमा एफ एक्स1, क्या देने वाला है, x1 कॉमा एफ एक्स1, और ये क्या देने वाला है, x2 कॉमा एफ एक्स2। तो देख सकते हो आप ग्राफ से कि x1 अगर ले यहां से यहां तक की डिस्टेंस यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, कम है, तो 100% है कि एफ एक्स1 जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन एफ एक्स2 होगा फॉर ग्राफिकली। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो। फॉर नहीं आया, ओके, नोट कर लिया होगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा मतलब बहुत ही छोटा सा, ठीक है ना। हमने एग्जांपल ले लिया x इक्वल टू, बहुत ही रद्दी सा है, 2x प्लस 3। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग है। अच्छा, तो बहुत बड़ा ही आसान है, सबको पता है कि x1 x2 बिलोंग्स टू R। अच्छा जी, तो फिर x1 जो है वो लेस देन क्या होगा, x2 होगा। x1 लेस देन क्या होगा, x2। भाई सीधी बात है, अगर दो रियल नंबर R, कोई दो नंबर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, कोई दो नंबर R को बिलोंग करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो वो ग्रेटर देन होंगे या तो वो लेस देन होंगे, या तो ग्रेटर देन होंगे या तो लेस देन होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि दो नंबर इक्वल अलग अलग नहीं होते ना यार, समझा करो यार, आप लोग तो हमेशा गौरव वाली बातें करते हो। x1 x2 क्या है, लेस देन, x1 लेस देन x2। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों नंबर्स में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, सुनना, अगर मैं x1 लेस देन x2 में, यानी कि x1 और x2 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या इसकी इक्वलिटी में कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर मैं x1 x2 नंबर्स दोनों में कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसकी इक्वलिटी में क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। 2x1 लेस देन 2x2, जैसे 3 इज लेस देन 6, 3 इज लेस देन 6, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 लेस देन 12, 6 लेस देन 12। समझ में आ गया ना इतनी बात? तो 2x1 लेस देन 2x2। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं दोनों में सेम नंबर ऐड कर दूं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, या मैं दोनों में सेम नंबर ऐड कर दूं या दोनों में सेम नंबर क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? कमेंट बॉक्स। क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, नहीं गुरुजी, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या बन गया, fx1, क्या बन गया, fx1, और ये क्या बन गया, fx2। क्या बात है, क्या बात है, हमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो बालक y इज इक्वल टू क्या गिवन है हमको, 2x प्लस 3। अगर मैं यहाँ पे इसका 9th वाले प्रोग्राम से कुछ यहाँ पर थोड़ा सा तूफानी कर दूं, जैसे आपने x 0 कर दिया तो y की वैल्यू 3, y 0 कर दिया तो x की वैल्यू -3/2, तो ऑब्वियस सी बात है लाइन कुछ ऐसी जाएगी। तो देखो ये हमेशा कैसा जा रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर x1 यहाँ है तो x2 यहाँ होगा, इस तरीके से फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? नोट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो हमें क्या बातें कंफर्म हो जाएंगी। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, फिर जब छोटा सा क्वेश्चन था तो हमें मजा इसका थोड़ा सा कम आया। हम एक कुछ अच्छा, कुछ तूफानी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे कुछ तूफानी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ऐसा कुछ है कि हमारे पास है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मन में लड्डू फूटा बहुत से लोगों के, क्या कि सर ये तो पैराबोला है। fx क्या है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना? हाँ, fx इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। सर ये तो पैराबोला है, ये क्या है? पैराबोला है। और ये किस एक्सिस को कवर करेगा? y एक्सिस को कवर करेगा। किसको कवर करेगा? y एक्सिस को कवर करेगा। अब सर ये अगर y एक्सिस को कवर करेगा तो ये एक बार इंक्रीज होगा और एक बार डिक्रीज होगा,
तो सर ये तो वो वाली बात होगी कि हम जितना फोर्स दीवार में लगाते हैं उतना ही दीवार हम पे फोर्स लगाती है, तो वर्क डन कितना हो जाता है? 0। क्यों गुरुजी? गुरुजी दीवार में जितना फोर्स लगाए हम पे दीवार उतना ही फोर्स लगा, वर्क डन 0 ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है इसलिए वर्क डन 0। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वर्क डन 0। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ पैराबोला सिचुएशन में भी कि भाई देखो ओरिजिन से पैराबोला आधा इधर जाएगा उतनी हाइट पे, आधा उधर ही जाएगा उतनी हाइट पे, तो ऑब्वियसली बात है 0 से इनफाइनाइट की तरफ इंक्रीज करेगा और 0 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ डिक्रीज करेगा उसी हाइट में। तो सीधी बात है पैराबोला ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। आपकी फिजिक्स की न्यूटन का कोई पहला दूसरा तीसरा कोई रूल है, उससे ये क्या हो गया? प्रॉब्लम कर गया हमको, है कि नहीं? अब वो बात अलग है कि ये बातें सुनकर आपको काफी हंसी आ रही होगी, बिकॉज आई एम नॉट ए फिजिक्स टीचर। मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, बस ये समझ लो कि फिजिक्स की स्पेलिंग जितने अच्छे से बता सकता हूं मैं उतने अच्छे से थ्योरी नहीं समझा सकता, है कि नहीं? तो आइए, तो कहानी कुछ ऐसी हमारी बनती है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। तो सर जब ये ना तो इंक्रीज करेगा ना ये डिक्रीज करेगा, और आप कह रहे हो हमें प्रूफ करना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैंने कहा हाँ करना है। कैसे? आपको इंटरवल तो दे रहा हूं ना मैं, 0 से इनफाइनाइट। क्या दे रहा हूं मैं आपको? 0 से इनफाइनाइट इंटरवल तो दे रहा हूं। अब तो करेगा ना इंक्रीज, अब तो चेहरे पे मुस्कान आई कि नहीं आई? अब तो ये इंक्रीज करेगा, मतलब सब लोग बोले हाँ सर ये अब इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका अब फिगर केवल इतना ही होगा, 0 से लेकर के x इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसका इनफाइनाइट पे जाके एक एसिम्पटोट होगी, तो अब अपने पास ग्राफ ये क्या करेगा? हमेशा इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट तक। आइए प्रूफ करते हैं इस बात को। अब हमारे पास x1 क्या होता है? लेस देन x2 होता है। ये बात तो आप अच्छे से जानते हो ना कि x1 क्या है? लेस देन x2 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। मल्टीप्लाई बोथ साइड x1, मल्टीप्लाई बोथ साइड x1, तो इधर कितना हो जाएगा? x1 स्क्वायर लेस देन x2 x1। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने x1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ मैंने कहा हाँ कर दिया। सर अगर इसका स्क्वायर कर देते, क्या कर देते? इसका हम क्या कर देते? स्क्वायर कर देते, तो भी तो सिचुएशन वही रहती, तो भी तो सिचुएशन वही रहती। तो मैंने कहा हाँ रहती, लेकिन एक बात बताओ, जब भी स्क्वायर आ जाता है किसी भी जब भी हमारे पास किसी भी वेरिएबल में स्क्वायर आ जाता है, 2 डिग्री आ जाती है, तो उसकी 2 वैल्यू डिवाइड अलग हो जाती है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिवली तुरंत फेल हो जाता, नेगेटिवली क्या हो जाता? तुरंत फेल हो जाता। तो जब नेगेटिवली फेल हो जाता तो ऑब्वियसली तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती? कभी इंप्रूव ना होती, 2 कंडीशन लेके चल रहा होता। भले ही हमको एक कंडीशन दिखाई दे रही होती, जैसे आपसे कोई बोल दे x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू धन्य से कोई रोड चलता बोलेगा 2, लेकिन रियलिटी में हमारा आंसर कितना है? +-2। तो सेम वही कहानी है कि अगर इसका स्क्वायर कर देते x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 लेस देन x2 स्क्वायर, तो 100% है कि x1 की 2 वैल्यू लेता और x2 की भी 2 वैल्यू लेता मैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हम एक साइड में ही स्क्वायर करेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलेंगे। अब फिर से एक बार इसमें x2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? x2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा? x1 x2 लेस देन x2 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हमने x1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना, इधर हमने x2 से मल्टीप्लाई किया। अब जब देखोगे कि ये x1 स्क्वायर लेस देन x2 x1, मतलब जो x2 x1 है वो इससे बड़ा है, लेकिन x2 x1 इससे छोटा है, इससे छोटा है। अब ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा, तो 100% है कि x1 स्क्वायर क्या होगा? लेस देन x2 स्क्वायर होगा, लेस देन x2 स्क्वायर होगा। अब जब भी कोई 2 ये लाइनें देखेगा तो कोई हमसे ये नहीं बोल सकता कि ये कितनी वैल्यू लिए बैठा है? 2 वैल्यू लिए बैठा है। क्यों? कि इसकी दोनों वैल्यूज पे इंटरवल कैसा है? हमने इंटरवल को क्या कर दिया? पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया? पार्ट में डिवाइड कर दिया कि हाँ ये इससे क्या होगा? ग्रेटर देन, इससे लेस देन होगा। तो 100% इसकी वैल्यूज जो भी निकलेंगी वो अलग निकलेंगी और इसकी जो भी वैल्यू निकलेंगी क्या निकलेंगी? अलग निकलेंगी। तो ये हमारा क्या बन गया? fx1 और ये क्या बन गया? fx2। तो ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। समझ में आया? नोट कीजिए। ओके, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लिखिए जरा, fx इक्वल टू a की पावर x,
एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ए जो है वो ग्रेटर देन 1। कोई दिक्कत है किसी को? ओके ओके ओके, आसान है अपने पास, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, टेंशन की बात नहीं है। सबको पता है x1 लेस देन x2, अगर x1 x2 किसको बिलोंग कर जाए? r को। तो ये बात भी कैसी होगी? a की पावर x2 लेस देन होगा a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2। क्यों? क्योंकि a क्या 1 से बड़ा है, a क्या है 1 से बड़ा है। 1 से जब बड़ा है तो मान लो जैसे 2 है, क्या है 2 है, तो 2 की पावर x1 x2 दो नंबर अलग अलग है ना, तो x1 क्या है 2 है, x2 क्या है 3 है। चलो मान लो या 3 और 4 है, ये a2 है और ये 3 और 4 है, तो सीधी बात है 2 की पावर 3 की वैल्यू 2 की पावर 4 से क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। हाँ, ये दो सिचुएशन पे काम करता है ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये काम करता है किस पर? जब 0 से 1 के बीच में होता है। कब काम करता है? 0 से 1 के बीच में होता है। दूसरी काम कब करता है? जब ये 1 से बड़ा होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ये 0 से 1 के बीच में होगा तो वहां पर ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जब भी वो 1 से बड़ा होगा तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। व्हाट इट? समझ में आ गया? ओके। तो दोस्तों a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2, यहां से कहानी हमारी जो थी वो ये कहानी हमारे पास क्लियर हो गई। a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2, यानी कि जो ये fx1 है वो क्या हो जाएगा? लेस देन fx2। नहीं, अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन हुआ करे ना तो वैल्यूज लेट कर लिया करो। क्या लेट कर लिया करो? वैल्यूज। अब जैसे मैंने लेट कर दिया, अब उसने बोला a ग्रेटर देन 1, हमें a जो लेना 1 से बड़ा लेना, जैसे मैं 2 ले लिया, यहाँ 2 रख दो, यहाँ 2 रख दो, 2 की पावर x1 2 की पावर x2। अब x1 x2 कुछ मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? 8 और ये क्या हो जाएगा? 16। दैट्स इट। फंक्शन की वैल्यू अपने आप बड़ी हो गई, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर सकते हो। Strictly decreasing function। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले रायता फैल गया, कोई बात नहीं। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो देखो एक कहानी सबको पता है कि x1 लेस देन x2, तो कहानी क्या हो जाएगी? fx1 ग्रेटर देन fx2 इफ देन। ये कहानी ठीक वैसी ही कहानी है जो हमने 1-1 फंक्शन में पढ़ी हुई थी। किसमें पढ़ी हुई थी? 1-1 फंक्शन में पढ़ी हुई थी। वहां पर कहानी इक्वल थी x1 इक्वल टू x2, तो देन fx1 इक्वल टू fx2, बट देयर x1 लेस देन x2 देन fx1 ग्रेटर देन fx2। तो जो सारी कहानी कुल मिला के है वो इनइक्वालिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इनइक्वालिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। ये क्या होगा? x1 और ये क्या होगा? x2। क्लियर है इतनी बात? तो ये x1 है और ये क्या है अपना? x2 है। सबको पता है कि जो x1 है वो लेस देन क्या है? x2 है। x1 क्या है? लेस देन x2, बट जो वैल्यू मिलने वाली है वो कैसी होगी? मैक्सिमम। वो वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ fx इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 12। मैं क्या ले लेता हूँ? माइनस का 3x प्लस का 12 है कि नहीं? तो अगर मैंने ले लिया fx इक्वल टू माइनस 3x प्लस का 12, सबको पता है कि जो कंडीशन है अपनी वो है x1 लेस देन x2। वो कंडीशन क्या है? लेस देन x1 लेस देन x2। ठीक है ना? माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, भाई ये बात तो पता है ना आपको, x1 लेस देन x2। माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x1 इक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। माइनस 3x2 माइनस 3x2, x1 लेस देन x2 माइनस 3x1 ग्रेटर देन माइनस 3x2। नहीं बात समझे भाई? जब भी माइनस साइन आएगा इक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना। जैसे बात हमको पता है कि जो माइनस 3 है वो लेस देन माइनस 2 है। ठीक है ना? सॉरी, मैं बोला था 2 जो है वो लेस देन 3 है। अगर ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 3। नेगेटिव आप जितना पीछे जाओगे उतना ही आप छोटे होते जाओगे।
ये बात तो पता है ना। तो सीधी बात है कि अगर दो रियल नंबर एक दूसरे से लेस देन है तो अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो तुरंत तो क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे। तो x1 लेस देन x2, तो -3x1 ग्रेटर देन -3x2। नाउ -3x1 प्लस 12 ग्रेटर देन -3x2 प्लस 12, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दो रियल नंबर इक्वलिटी में लगे हुए हैं और उन्हें सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, मल्टीप्लाई कुछ भी करते हो, उनकी इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप उसके अंदर किसको इंट्रोड्यूस नहीं कराते हो, माइनस को इंट्रोड्यूस नहीं कराते हो। तो फिलहाल यहाँ पर माइनस को इंट्रोड्यूस कराया था तो इक्वलिटी झट से चेंज, ग्रेटर देन से क्या हो गई, लेस देन हो गई। तो ये कहानी क्या बन गई आपकी, fx1, और ये कहानी क्या बन गई, fx2। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है इतना, नोट करो। चलो ओके, तो नोट कर लिए होगे आप लोग, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कहानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की है। देखो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, वही कहावत है ना कि छोटी छोटी चीजें हैं जो डिफरेंस नहीं डालती हैं, लेकिन बहुत जब छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हो जाती हैं तो डिफरेंस डाल देती हैं, है कि नहीं। ये बात तो सभी लोग जानते हो। अब चाय में जैसे एक मक्खी गिर जाए तो आप क्या करोगे, मक्खी निकाल के फेंक दोगे, है कि नहीं। चाय में दो मक्खी गिर जाए तो आप दो मक्खी निकाल कर फेंक दोगे। लेकिन अगर 4-5 मक्खी इकट्ठा गिर जाए तो ऑब्वियस सी बात है आप चाय फेंकोगे। क्या फेंकोगे, चाय फेंकोगे। क्यों, क्योंकि चाय आपसे, मक्खी आपको ज़्यादा चाय को पसंद कर रही है कि नहीं। तो वही कहानी है कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको भी इकट्ठा करते रहते हैं, लगता है कि नहीं प्रॉब्लम नहीं करेंगी, जबकि वो आगे जाकर हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है कि नहीं। देखो बहुत तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास fx इक्वल टू a टू दी पावर x। अब की बार जो a है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। अब की बार जो a है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको याद है ये क्वेश्चन मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी यही क्वेश्चन लिया था और मैंने कहा था कि a डिपेंड करता है दो सिचुएशन पे। पहली सिचुएशन वहां पे मैंने क्या ली थी, a ग्रेटर देन 1। बट यहाँ पर क्या सिचुएशन ले रहा हूँ कि जो a है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। मतलब कैसा होगा, फ्रैक्शनल होगा। कैसा होगा, फ्रैक्शनल होगा। अगर 0 से 1 चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा और 1 से 0 की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर मैं आपसे बोल दूं क्या कि x1 लेस देन x2, अब जरा ध्यान देना, x1 लेस देन x2 और साइड में ही पैरेलल वर्ड में ही मैं लिख के चल रहा हूं 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3। ये बात तो सबको कंफर्म है ना कि जो 2 है वो 3 से क्या है, छोटा है। बात समझ में आ रही है ना इतनी, जो 2 है वो लेस देन 3। ये आपको बेसिकली ये नहीं समझना है, आपको बेसिकली दिमाग यहाँ लगाना है, x1 लेस देन x2। अब आप कितने लोग इस बात को समझ जाओगे कि अगर मैं a की पावर x1 कर दूं और अगर a की पावर x2 कर दूं तो ये इक्वलिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि जो a है वो फ्रैक्शनल है। वो कैसा है, फ्रैक्शनल है। अगर मैं बोल दूं कि ये 1/2 की पावर 2 हो जाए और ये 1/2 की पावर 3 हो जाए तो 100% है, इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये चीज इससे क्या है, ग्रेटर देन होती। हम जितना 0 की तरफ जाएंगे उतने छोटे होते उतने क्या होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना इतनी। तो वही चीज हमारे पास है, तो ये इक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, fx1 और ये क्या हो जाएगा, fx2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही है इतनी। तो हमने क्या लिया था, x1 लेस देन x2। हमने जैसे ही a को इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि a जो है वो 0 से 1 के बीच में, इसलिए इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, fx1 ग्रेटर देन fx2। दैट्स इट, नोट करो। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो, इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि मास्टर साहब आपने क्वेश्चन लिया था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लिया था, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आपने कहा था प्रूव करो 0 से इनफाइनाइट के बीच में ये स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग है। क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप बोल रहे सर मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप जीरो से आप माइनस इनफाइनाइट से जीरो प्रूफ करो, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। प्रूफ कर दोगे, ये बात आप आसानी से प्रूफ कर दो। तो सर अगर इन दोनों बातों को हम इंटरसेक्ट कराएं, दोनों बातों को क्या कराएं? इंटरसेक्ट कराते हैं, तो इसका मतलब है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर डिक्रीजिंग। मैंने कहा यस। क्यों? क्योंकि हम उतना ही मतलब फोर्स उधर की तरफ ग्राफ को उतना उधर इंक्रीज कर रहे हैं और उतना ही ग्राफ इधर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। भले ही आपको ग्राफ लग रहा है कि वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रियलिटी वो क्या कर रहा होता है? डिक्रीज कर रहा होता है, जीरो से इनफाइनाइट की तरफ, जीरो से माइनस इनफाइनाइट की तरफ। और सारी की सारी कहानी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि फंक्शन ने ना तो इंक्रीमेंट किया और ना ही डिक्रीमेंट किया। बात समझ में आ रही है ना? इतनी कोई कंफ्यूजन है? ऐसे कई क्वेश्चन है, जैसे मैं बोल दूं आपको fx इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन भी नाइदर इंक्रीज और नाइदर डिक्रीज होता है। हाँ, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए क्या था? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग था। लेकिन रियल नंबर के लिए बोल दूं तो कभी भी ये रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? इतनी कोई दिक्कत है? तो ये बात थी केवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के डेफिनेशंस की बात थी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ बड़ा पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? तो अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए हेडिंग डालिए, necessary and sufficient condition for monotonicity necessary and sufficient condition for monotonicity। लिखिए, पहले हेडिंग डालिए नेसेसरी कंडीशन। थ्योरम नंबर 1 में लिखिए, थ्योरम नंबर 1 में लिखिए नेसेसरी कंडीशन लिखिए। लेट fx be a continuous function, closed interval a comma b and differentiable open interval a comma b and differentiable open interval a comma b। देन नंबर 1 लिखिए, fx is strictly increasing function, on open interval a comma b, then f dash x greater than 0 for all x belongs to a comma b, इसी में बात नंबर 2 लिखिए, fx is strictly decreasing function on a comma open interval a comma b, then f dash x less than 0 for all x belongs to a comma b। नोट डाउन। आइए प्रूफ देखते हैं इसका। अब हमने मान लिया कि x एक पॉइंट है जो a कॉमा b में बिलोंग करता है। हमने मान लिया कि x एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो a कॉमा b में क्या करता है? बिलोंग करता है। लेट x बिलोंग्स टू a कॉमा b। अच्छा, एक बात तो सभी लोग जानते हो कि f dash x इक्वल टू क्या होता है? लिमिट x h टेंड्स टू 0 f डॉट x प्लस h माइनस fx और अपॉन में h, दिस इज f dash x। ये बात तो सभी लोग जानते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हो कि f x प्लस h, f ऑफ x प्लस h ग्रेटर देन होता है f ऑफ x? ऑब्वियस सी बात है, f ऑफ x प्लस h कैसा होगा? ग्रेटर देन f ऑफ x होगा कि नहीं होगा? इसको उठा के इधर फेंक दो,
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, या सॉरी हाँ ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। एच से डिवाइड कर दो, एच से डिवाइड कर दो, लिमिट एच लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में एच ग्रेटर देन जीरो। अब ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो ये क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। प्रूफ कर दिया हमने। दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन, दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन कि हमने प्रूफ कर दिया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। बात समझ में आ रही है इतनी? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ, ये हमको पता ही है। अब हम सब जानते हैं कि एफ एक्स प्लस एच ग्रेटर देन एफ एक्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको घसीट के इधर ले आए, माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एच से डिवाइड कर दिए, ये हमारा लिमिट लगा दी एच टेंड्स टू जीरो, ये जीरो बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एफ डैश एक्स बन गया फ्रॉम 1, और प्रूफ कर दिया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नोट कीजिए। नेक्स्ट इसी में कर लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। किसके लिए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। अब अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो सीधी सी बात है कि x प्लस एच क्या होगा, लेस देन एफ एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, लेस देन एफ एक्स होगा। इसको उठा के इधर पटक दो तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस एच लेस देन एफ ऑफ सॉरी माइनस एफ एक्स, कितना हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लेस देन जीरो, एच से डिवाइड कर दो, इधर कितना हो जाएगा और लिमिट लगा दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में कितना आ जाएगा, एच लेस देन जीरो, ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। और ये जाने अनजाने हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देख लो एक्स प्लस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एक्स प्लस एच क्या होगा, लेस देन एफ एक्स होगा। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, कहानी बाकी वही आपके सामने रखी हुई है मैंने। कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ, यहां से एक बात समझ में ये आ जाती है कि मार साहब अगर हमें कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डैश क्या करा, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और अगर हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है तो उसका फर्स्ट ऑफ डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी कहानी है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो दिखा देते हैं तो फंक्शन प्रूफ हो जाता है कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो दिखा देते हैं तो प्रूफ हो जाता है कि वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब हमें दोनों बातें पहले से ही पता होती हैं। कैसे, आइए एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कीजिए। ओके, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए जरा एक एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 15 प्लस का 15। हमारा ये एग्जांपल है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल व्हेन फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल निकालना है जिनके लिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। चलो यार, हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। तो सीधी बात है कि हम सबसे पहले वो एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। कितना आएगा, माइनस का 2x माइनस का 2, कितना आएगा, माइनस का 2x और माइनस का 2। फंक्शन सही है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। ओके, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। समझ में आ गया। अब हमें किसके लिए दिखाना है, इंक्रीजिंग के लिए। किसके लिए दिखाना है, इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग की कहानी सभी को पता है, एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसका मतलब है कि सर माइनस 2x माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। मैंने कहा हाँ, माइनस 2x माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी कि सर 2x प्लस 2 क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। कैसे भैया, माइनस क्या है, यहां पर माइनस, माइनस होने के कारण तुरंत इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सर इसका मतलब है कि 2 कॉमन ले लें, x प्लस
1 लेस देन 0, यानी कि x प्लस 1 लेस देन 0। एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, क्या मिला? -1 मिला। हमने तुरंत एक रियल लाइन खींची, यहाँ पे क्या आया? -1 आया। इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। हमें कैसा चाहिए? लेस देन 0 चाहिए, मतलब -1 के इस तरफ चाहिए। तो कहानी क्या हो जाएगी? माइनस इनफाइनाइट से -1। किसके लिए? इंक्रीजिंग के लिए। किसके लिए? इंक्रीजिंग के लिए। सर अगर डिक्रीजिंग की बात करें, किसकी बात करें? डिक्रीजिंग की बात करें, तो बालक डिक्रीजिंग के लिए सिंपल सा फंडा है, f डैश x कैसा होता है? लेस देन 0 होता है। अब f डैश x आपने क्या निकाला है? -2x -2 लेस देन 0। क्या बोलेंगे? लेस देन 0। अब इसका मतलब है कि सर x प्लस 1 कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन -1। x ग्रेटर देन -1। एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, क्या मिला? -1 हमको क्रिटिकल पॉइंट मिला। हमने एक रियल लाइन खींची, यहाँ पर क्या छापा? -1 छापा, यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस किया। हमको -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब इस तरफ जाएंगे, मतलब -1 से इनफाइनाइट। कोई कंफ्यूजन किसी को? सब कुछ आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल सी चुटकियों के क्वेश्चन होते हैं। बस आपके दिमाग में क्या फिट हो जाना चाहिए कि जब तक हम डेरिवेट कराते हैं वन टाइम, इंक्रीजिंग के लिए क्या नजर आता है? f डैश x ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग के लिए क्या नजर आता है? f डैश x लेस देन 0। हम दोनों बातें, अभी हमने सिर्फ नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करी है, अभी हम सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूफ करने वाले हैं। तो कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? नोट कर सकते हैं। और हाँ, सफिशिएंट कंडीशन हम प्रूफ करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि आपको ये बात तभी समझ में आएगी जब आप सफिशिएंट कंडीशन को दिमाग में बिठाओगे। कोई कंफ्यूजन है? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिए, तो आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी।